हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। मशीन डिज़ाइन का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा, सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें लास्ट वीडियो जो था वो था स्प्रिंग्स पे। ठीक है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में मैंने मशीन डिज़ाइन का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो आज का टॉपिक जो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा शाफ्ट्स पे। ठीक है, ऑलरेडी इस पे अगर हम देखते हैं तो अगर मशीन डिजाइनिंग का अगर ओवरऑल सिलेबस देखें, ठीक है, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला आपको स्टैटिक्स एंड देन द डायनामिक्स। ओके, सो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 से 5 हमारे टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं मशीन डिजाइनिंग में अगर हम देखें तो। ओके, तो नया टॉपिक जो आज आप लोगों का है वो है शाफ्ट्स पे। ठीक है, सब्जेक्ट्स में अगर आप लोग देखते हैं, जब मशीन डिजाइनिंग में आप लोग पढ़ते हैं शाफ्ट्स, कीज एंड कपलिंग्स ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो आज हमारा मेन परव्यू है वो हमारा रहेगा शाफ्ट से, नॉट कीज एंड कपलिंग्स। ओके, तो हम देख सकते हैं कि शाफ्ट्स क्या होते हैं। लेट अस सी हमारा एनालिसिस फ्रेंड्स। मैं आप लोग बता दो, जो भी हमारे मेरे नए व्यूअर्स होंगे मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेन परव्यू जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी का रहता है वो हमेशा ये रहता है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ एनी असेंबली ऑफ एनी कंपोनेंट। Next is, you can say how we are going to read or how we are going to analysis the various component and the elements. And third one is why we are reading, why we are studying the any of the topic of the technical sessions. ठीक है, तो ये तीन परिव्यू में मेरे पूरे वीडियोस चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट और व्हाट इज द मेन, यू कैन से द मेन स्कोप ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी कैन सी द टॉपिक इज शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट जैसे आप लोगों को क्लिक करता है तो डायरेक्टली एक दिमाग में चलते हैं कि लोकोमोटिव्स की बात आ जाती है। ठीक है, आपके जो फोर व्हीलर्स हैं, ठीक है, ट्रेन्स हो गए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड टू अ कंपोनेंट कॉल्ड एज शाफ्ट्स। ठीक है, व्हाट आर शाफ्ट्स? तो पहला हम देखते हैं कि एक वर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी सेकेंड वर्ड पे नहीं जाते, हम पहले वर्ड को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज नथिंग बट providing taking some input from one end and delivering it to the another end। ठीक है, that is a function of your transmission। ये वर्ड आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी सुन सकते हैं कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये चीजें होती है, जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये एक आप लोगों का चेन बना हुआ है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो सेम इज फॉर योर शाफ्ट। so what is shaft, or you can say what is the transmission shaft? Okay, so transmission shaft is nothing but a rotating machine element, circular in cross section, which supports transmission elements like gears, pulleys, sprocket and transmits power। ठीक है, डेफिनेशन मैंने जो आप लोगों को क्लियर किया, व्हाट इज द बेसिक, यू कैन से ट्रांसमिशन इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग, टेकिंग एन इनपुट एंड प्रोवाइडिंग एन आउटपुट एट द अनदर एंड। ओके, तो ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज ट्रांसमिशन शाफ्ट? इट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा, जब लोकोमोटिव्स की बात आती है तो वहां पे दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज शाफ्ट, अनदर इज एक्सेल। ठीक है, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज अ सपोर्टिंग मेंबर। ओके, शाफ्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग मेंबर, बट मेन जो फंक्शन होता है शाफ्ट का, इट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग इंटरव्यू में देख सकते हैं, इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ शाफ्ट एंड एन एक्सेल। ठीक है, सो एक्सेल इज अ स्टेशनरी मेंबर दैट सपोर्ट्स द एलिमेंट। ओके, एंड व्हाट इज शाफ्ट? शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है शाफ्ट और एक्सेल में। ओके, सो मूविंग ऑन, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो शाफ्ट्स के लिए आप लोगों का एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, विच सपोर्ट्स ट्रांसमिशन एलिमेंट लाइक गियर्स, पुल एंड स्टॉपिंग एंड ट्रांसमिट्स पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस और आ जाता है शाफ्ट्स और एक्सेल में। एक्सेल इज अ सपोर्टिंग नॉन रोटेटिंग एलिमेंट, but shaft is a rotating, circular in cross section and a supporting element with transmitting the power। ठीक है, एक्सेल पावर ट्रांसमिट नहीं करता, एक्सेल स्टेशनरी रहता है, शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करता है और शाफ्ट रोटेटिंग मेंबर है। ठीक है, तो तीन डिफरेंस आपको यहीं से क्लियर हो जाता है शाफ्ट एंड एक्सेल के बीच में डिफरेंस का। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सेल इज यूज्ड फॉर अ शाफ्ट that supports rotating element like wheel, hosting drums or rope drum which is fitted to housing by means of bearings। ठीक है, अ स्टेशनरी मेंबर कांट ट्रांसमिट पावर, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि एक्सेल क्या है। तो फर्स्ट मेजर पॉइंट इज अ स्टेशनरी मेंबर दैट कांट ट्रांसमिट टॉर्क। टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकता, दैट क्लियरली इंडिकेट्स इट डजंट ट्रांसमिट्स पावर। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट,
सपोर्ट्स द रोटेटिंग व्हील। ठीक है, वही 3 पॉइंट हमने देखा था, सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, नॉन रोटेटिंग होता है। ठीक है, एंड इफ इट इज अ सपोर्टिंग मेंबर, तो अगर आप लोगों ने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमने देखा था कि इफ कंसिडर इट एज अ बीम। ठीक है, वहां पे हम उसको बीम बोल रहे हैं, बट जहां पे डायनेमिक्स की बात होती है, जहां पे मोमेंट की बात हो रही है, वहां पे आ जाता है, हम अगर लोकोमोटिव्स में या किसी व्हीकल में ये चीजें अप्लाई की हुई है, ठीक है, या इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो कहलाता है आप लोगों का एक्सेल। सो सेम अगर वहां पे स्टेशनरी कंडीशन में बीम है, सपोर्टेड एट द एंड्स, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोगों का क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। सेम इज इन केस ऑफ एक्सेल, इट इज अप्लाइड और इट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज there is a transmission, or due to the support there will be a moment in the particular section, or you can say the particular member of the axle. Okay, and due to that bending moment there will be a bending stress. ठीक है, ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग दिमाग में रखिएगा, बिकॉज आगे आने वाले टॉपिक में ये जो छोटी छोटी थियोरेटिकल चीजें हैं उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो हमारा एनालिसिस होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड व्हाई वी आर रीडिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में छोटे छोटे आप लोगों के डेफिनेशन, अभी हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो की पॉइंट्स हैं, ये आपको आगे जो फॉर्मूलाज आएंगे या जो उसका एनालिसिस आएगा उसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स स्पिंडल। ठीक है, पहले हमने देखा था शाफ्ट, सेकंड वाज योर एक्सेल, थर्ड इज द स्पिंडल। ओके, why we are reading all these things, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, because these are, you can say, a sort of kind of your shafts। ठीक है, they are not exactly shaft but they are a kind of your shaft। okay, so what is spindle? स्पिंडल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा हर मशीन में, रोटेटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो पहला इसका क्या डेफिनेशन होता है, अ स्पिंडल इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट। ठीक है, ये जो 3 वर्ड आप लोग देख रहे हैं, शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट, इसको याद रखिएगा। शाफ्ट मे बी वेरी लॉन्ग, बट स्पिंडल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट इन लेंथ। ठीक है, आगे हम कैटेगरी में देखेंगे कि हाउ वी आर डिफाइनिंग द स्पिंडल, शाफ्ट, एक्सेल, ओके, ऑल द कंपोनेंट्स। ओके, राइट फ्रॉम एट प्रेजेंट आप लोग ये समझिए इट इज द शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अराउंड टेपरिंग शाफ्ट। अब टेपरिंग वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, टेपर्ड रॉड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, whose cross section decreases on moving in the linear direction of the axis, or you can say the in linear direction of the axis। ठीक है, suppose let us say this is one of your shaft, अगर इसका क्रॉस सेक्शन सपोज इस एंड पे some let us say 20 mm है, but another end जो at the end second end you can say if you are getting only 5 mm, that you can say the shaft is being tapered, और ये कहलाएगा आप लोगों का एक tapered shaft या tapered rod you can say। okay, तो राउंड टेपरिंग शॉट इज कॉल्ड एज योर स्पिंडल। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया स्पिंडल का पॉइंट। नेक्स्ट कम्स द काउंटर शाफ्ट। ठीक है, काउंटर वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है, पहले हम वो देख लेते हैं। काउंटर मीन्स अपोजिट। ठीक है, हम बोलते हैं शाफ्ट, एक होता है हमारा काउंटर शाफ्ट। ठीक है, तो व्हाट इज शाफ्ट एंड व्हाट इज काउंटर शाफ्ट, तो वो हम देखते हैं। इट इज अ सेकेंडरी शाफ्ट which is driven by main shaft and from which the power is supplied to the machine component। ठीक है, दैट मीन्स एक आपका ड्रिवन शाफ्ट है, एक आपका ड्राइविंग है, दूसरा आपका ड्रिवन है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, तो यही जो सेकेंडरी शाफ्ट है ये कहलाएगा आप लोगों का काउंटर शाफ्ट। ठीक है, विच इज ड्रिवन बाय मेन शाफ्ट एंड फ्रॉम विच द पावर इज सप्लाइड टू द मशीन कंपोनेंट। ठीक है, मशीन कंपोनेंट में हम क्या कहें, ड्राइविंग एंड ये हो गया, ड्रिवन एंड ये है, यहाँ से आपके जो भी मशीन कंपोनेंट है उसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रोटेट्स काउंटर टू डायरेक्शन ऑफ द मेन शाफ्ट। काउंटर मींस अपोजिट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं गियर्स में हमने देखा था गियर एंगेजमेंट होता है। ठीक है, वहां पे लॉ ऑफ गियरिंग में भी स्टडी की थी कि इफ दिस गियर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस गियर इज इन मैटिंग और मैचिंग विद अनदर गियर, तो जो पहला अगर गियर आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दूसरा गियर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इसकी टेंडेंसी होती है कि मैशिंग जब भी होगा आपका, ठीक है, उस कंडीशन में फर्स्ट विल मूव एंड द अनदर विल मूव इन द काउंटर डायरेक्शन। काउंटर मींस अपोजिट डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक है तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ योर कॉन्सेप्ट फॉर काउंटर शाफ्ट, इट रोटेट्स काउंटर टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज्ड इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्सेस।
ठीक है। व्हाट इज मल्टी स्टेज गियर बॉक्सेस? मल्टी स्टेज कहने का सेंस ये होता है फ्रेंड, जो हमारे गियरिंग सिस्टम होती है, ठीक है, वहां पे हम देखते हैं कि सिंगल गियरिंग, ओके, 4 गियर, 5 गियर, जो अपने नॉर्मल गियर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग समझ सकते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है जब आप लोग देखिएगा गाड़ी, हमेशा अगर हम बोलें तो जो भी हम गियर ऑप्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी हैं, जो भी व्हीकल में होते हैं, तो दैट इज द फॉरवर्ड गियर, फॉरवर्ड मूव करने के लिए होता है। बट जो हमारे बाकी व्हीकल्स होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि देयर इज अ रिवर्स ऑल्सो, आर लिखा रहता है जो आप लोगों का गियर हैंडल होता है उसमें, ठीक है। रिवर्स गियरिंग में क्या होती है फ्रेंड, आपका जो ड्राइविंग एंड ड्रिवन है, ठीक है, वो तो सेम रहता है, ठीक है, फॉरवर्ड मूविंग के तो सेम आप लोगों का एक जैसा मूवमेंट होगा। बट अगर मुझे गाड़ी रिवर्स करनी है, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इन बीच में एक आइडलर या काउंटर शाफ्ट एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर ये दोनों मेरे एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है बाय अप्लाइंग दिस ड्राइविंग एंड द ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, अगर मुझे इसके मोमेंट को अपोजिट करना है, दैट मीन्स इन बिटवीन दैट आई हैव टू अप्लाई अ, यू कैन से आइडलर गियर, ठीक है। तो गियरिंग सिस्टम में एक आइडलर गियर लगता है। उससे क्या होगा कि अगर ये क्लॉकवाइज है, दिस विल काउंटर क्लॉकवाइज, दिस विल अनदर मूव, तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिवर्स गियरिंग है, रिवर्स मोशन हमको व्हीकल्स में मिलता है, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन योर मल्टी गियरिंग गियर बॉक्सेस, ओके। नेक्स्ट कम्स द जैक शाफ्ट, ठीक है। It is an auxiliary or intermediate shaft between two shafts that is used in transmission of power. Auxiliary or intermediate shaft, ठीक है। So you can say jack shaft is also a sort of your idler shaft, or you can say a counter shaft, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग देख सकते हैं। ये मल्टी स्टेज गियरिंग में आप लोग यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं सेकेंडरी शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंस, मेन डिफरेंस काउंटर शाफ्ट और जैक शाफ्ट में आप लोग को क्लियर कर दूं। काउंटर शाफ्ट इज अ सेकेंडरी शाफ्ट, ठीक है। सेकेंडरी मींस एक ड्रिवन, दूसरा आप ड्राइविंग, दूसरा ड्रिवन। तो ये ड्रिवन गियर अगर आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो कहलाएगा आप लोगों का काउंटर शाफ्ट, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में अगर एक हम एक आइडलर यू कैन से और एक इंटरमीडिएट शाफ्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ जैक शाफ्ट, ठीक है। तो जो गियर बॉक्स में आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है, फॉर रिवर्स गियरिंग दैट शाफ्ट विल बी कॉल्ड एज अ जैक शाफ्ट, ओके, एज एन इंटरमीडिएट शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द लाइन शाफ्ट। A line shaft consists of a number of shafts which are connected in axial direction by means of coupling, ठीक है। तो लाइन शाफ्ट क्या हो गया कि एक कंटिन्यूटी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कपलिंग्स। अब कपलिंग्स आ गया, कीज कपलिंग मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक में, पर कपलिंग में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इट इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ एनी टू शाफ्ट्स इन लाइन, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज योर कपलिंग, ओके। वहां पे जॉइंट्स यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे कीज यूज होंगे। तो कपलिंग में आप लोग अगर जॉइंट देखते हैं, क्वार्टर जॉइंट होता है, नकल जॉइंट होता है, वहां पे कीज होंगे आपके, स्क्वायर कीज होते हैं, वुडरफ की होगा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, स्प्लाइन होते हैं। तो वो वैरायटीज हम वहां पे देखेंगे। बट यहाँ आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि इफ इन ए सीरीज बहुत सारे शाफ्ट्स आप कनेक्ट कर रखें, दैट इज कॉल्ड एज योर लाइन शाफ्ट, ओके। तो ये था हमारा फ्रेंड्स बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर यू कैन से द शाफ्ट, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ लिया, शाफ्ट पढ़ लिया, एक्सेल पढ़ लिया, स्पिंडल पढ़ लिया, काउंटर शाफ्ट पढ़ लिया, जैक शाफ्ट पढ़ लिया, लाइन शाफ्ट पढ़ लिया, ठीक है। नाउ कम्स द एनालिसिस। अब आते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड व्हाई वी आर रीडिंग। सो हाउ वी आर गोइंग टू रीड इज वी नीड टू एनालिसिस द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। जब तक आपको किसी चीज का स्ट्रेंथ, उसका एंड्योरेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी कंफर्म नहीं होगी, तब तक आप उसका एप्लीकेशन में नहीं यूज कर सकते। आप यू कांट डिसाइड कि वेदर आई कैन ऑप्ट दिस वैरायटी ऑफ शाफ्ट, वेयर आई नीड दिस वैरायटी ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए वी आर गोइंग टू एनालिसिस, और वी आर गोइंग फॉर द एनालिसिस ऑफ द शाफ्ट, okay. So what is the first criteria? The first criteria is the shaft design on strength basis, ठीक है। strength definition already हमने देखा हुआ है, it is the maximum stress that the material can bear before failure, ठीक है, वो कहलाता है आप लोगों का strength, okay. So on the strength basis if we are analyzing the shaft, so here comes the formula, the shaft are subjected to axial tensile force, ठीक है। जब strength की बात आती है फ्रेंड तो हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जो हमको मिला था वो मिला था टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ बार में, ठीक है। जो पीवी का सॉरी जो आप लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप लोगों को जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मिला था, दैट इज द स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ की बात हो रही है। एंड दैट स्ट्रेंथ वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है, और द टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ स्पेसिमेन। सो दैट टेंसाइल स्पेसिमेन की अगर हम बात करें, सो द स्ट्रेस सिग्मा टी विल बी गिवन बाय लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया।
शाफ्ट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, नो डाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई बाई 4 डी स्क्वायर. ओके, सो सिग्मा टी जो आप लोगों का टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 पी अपन पाई डी स्क्वायर. ओके, ये केस है फ्रेंड्स व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स. ठीक है, बट ऑलरेडी हमने देखा इफ शाफ्ट इज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑल्सो, सो व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द एंड्स, वहां पे क्या होगा, ड्यू टू द लोड देयर विल बी द बेंडिंग. ओके, सो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, दैट मीन्स वहां पे कोई टेंसाइल फोर्स की बात नहीं हो रही है, वहां पे कोई टार्क ट्रांसमिशन या आप लोगों का टर्निंग मूवमेंट की बात नहीं हो रही है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर प्योर बेंडिंग. ठीक है, व्हाई आई हैव सेपरेटली रिटन हियर प्योर बेंडिंग, बिकॉज क्वेश्चंस आप लोगों का आता है कि डिजाइन द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्योर बेंडिंग कंडीशन. ठीक है, वहां पे कंबाइंड लोडिंग के केस में नहीं है, दिस इज फॉर प्योर बेंडिंग, this is our pure tensile stress. ठीक है, sorry, pure tensile force. Okay, so the pure bending in case is given by sigma is equals to 32 MB upon pi d क्यूब. यहाँ फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखा है. आपको क्लियर कर दूं, फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूला कम, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन. ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वहां से हमारा ये हमारा फॉर्मूला है वो डिराइव हुआ है. ठीक है, दैट इज सिग्मा बाय इज इक्वल्स टू m बाई आई इज इक्वल्स टू e अपॉन r. सो उस बेसिस पे हमने जो मोमेंट है, दिस mb इज नथिंग बट द बेंडिंग मोमेंट, दिस d इज द डाया ऑफ द शाफ्ट, दिस सिग्मा b इज द बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, नाउ कम्स, हमने पहला क्राइटेरिया टेंसाइल फोर्स देखा, सेकंड क्राइटेरिया वाज द बेंडिंग. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज प्योर टॉर्शन, दैट इज नो टेंसाइल फोर्स, नो एनी बेंडिंग मोमेंट, ओनली द इफेक्ट ऑफ टॉर्क. ओके, सो इन दिस केस ऑलरेडी हमने टॉर्क इक्वेशन में देखा था जो ट्रांसमिशन टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में. तो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट के केस में हमने जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिराइव की थी दैट वाज 16 mt upon pi d cube. ओके, व्हाट इज दिस mt? दिस इज द टर्निंग मोमेंट और यू कैन से द टॉर्क. ओके, तो ये तीन क्राइटेरिया हो गए हमारे कि व्हाट आर द डिफरेंट एनालिसिस फॉर द स्ट्रेंथ. ओके, फॉर प्योर केसेस, प्योर टेंसाइल फोर्स, प्योर बेंडिंग, प्योर टॉर्शन. ओके, तो ये आप लोगों का हो गया एनालिसिस फॉर द शाफ्ट इन केस ऑफ योर प्योर बेंडिंग. ओके, नेक्स्ट कम्स व्हेन सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ लोड. ठीक है, अब बात आती है कि हम फिर प्योर बेंडिंग का केस क्यों देख रहे थे, हम फिर कॉम्बिनेशन क्यों देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमको क्राइटेरिया क्या होती है, वाई हमने इंडिविजुअली एनालिसिस क्यों किया यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज जब तक हमको पता नहीं होना चाहिए कि जब तक द टाइम वी डोंट नो द कंडीशन. ठीक है, व्हाट द कंडीशन, कि किस कंडीशन से शाफ्ट फेल हो सकता है. ठीक है, डिजाइन में जब मैंने टॉपिक हमारा डिजाइन का स्टार्ट हुआ था उस टाइम ही मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि हमेशा हम सेफ लोड को लेके डिजाइन करते हैं. ठीक है, ना कि मैक्सिमम क्राइटेरिया. अगर हमारे पास 3-4 एनालिसिस पॉइंट्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि मिनिमम हमको कहाँ मिल रहा है, वो उस लोड को लेके हम डिजाइन पे यूज करेंगे. ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम अलग अलग प्योर टॉर्शन, प्योर बेंडिंग मोमेंट, प्योर टेंसाइल फोर्स क्यों लेके एनालिसिस किया हमने, सो दैट वी कैन केम टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, किस कंडीशन पे हमको स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है. ठीक है, तो अगर हमने टेंसाइल फोर्स मेरा 200 मेगापास्कल 200 मेगापास्कल आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस 180 मेगापास्कल एंड टॉर्शन के केस में शियर स्ट्रेस हमारा 180 मेगापास्कल आ रहा है. ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन सी 180 इज योर सेफ कंडीशन. ठीक है, बट 200 जब जाएगा वहां पे शाफ्ट हमारा फेल होगा. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमको क्या करना है कि हमको डिजाइन क्राइटेरिया फुलफिल करना है. तो हमारा क्या है, शाफ्ट ड्यूरेबल रहे, इट डजंट फेल्स इन एनी ऑफ द कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मुझे कौन सा स्ट्रेस लेके चलना है, 180 इज द मिनिमम, 200 इज द मैक्सिमम. ठीक है, तो मुझे अब सभी चीजों को 200 के हिसाब से डिजाइन करना है, बिकॉज टेंसाइल फोर्स के केस में मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है. ठीक है, अगर मैं डिजाइन कर देता हूँ शियर स्ट्रेस या टॉर्शन के केस में, ठीक है, सो इन दैट केस द मटेरियल विल फेल इन फॉर द केस ऑफ योर टेंसाइल फोर्स. ओके, अगर मैं सपोज मेरा बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है 250, ठीक है, मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ टेंसाइल फोर्स के बेसिस पे, सो इन दैट केस व्हाट विल बी गेटिंग कि वो हमारा बेंडिंग को तो बियर कर लेगा, टेंसाइल शियर में फेल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हमने इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को एनालिसिस किया है शाफ्ट के. अब आती है बात कि व्हेन सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ लोड. ठीक है,
ये होता है, अगर हम बोले तो दिस इज अ प्रैक्टिकल केस ऑफ योर शाफ्ट अंडर लोडिंग, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट जब भी लोड होगा वहां बेंडिंग भी आएगा, वहां टेंसाइल फोर्स भी आएगा, वहां टॉर्शन भी आएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट केस इज व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड टॉर्शनल मूवमेंट, ठीक है। बेंडिंग एंड टॉर्शनल मूवमेंट के केस में हम देखते हैं तो हमारा जो थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर पे एक मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ फेलियर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी हमने पिछले केस में भी देखा था। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो बात आती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ योर यू कैन से द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर फॉर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वहां पे हम देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 होल स्क्वायर पर टाउ स्क्वायर अंडर रूट, okay. This tau is for your torsion, this sigma is for your bending, okay. So इस केस में अगर हम देखते हैं कि bending and torsion movement के केस में the maximum stress or you can say the maximum principal stress what you will be getting is sigma b by 2 plus root over sigma b by 2 whole square plus tau square, and the maximum shear stress will be given by this component is your maximum shear stress, okay. So this tau max is given by sigma x by 2 whole square plus tau square, okay. So this is the, you can say, the formula for calculation of your principal stresses, on the basis of which you can calculate the or you can design the shaft, okay. Now next comes, for first condition is maximum principal stresses, okay. थ्योरीज ऑफ फेलियर का एक प्रिंसिपल आप लोगों का है, एक थ्योरी है आप लोगों की मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रेनकाइन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। व्हाई वी आर रीडिंग, तो वी आर एनालाइजिंग ऑल आवर शाफ्ट, थ्योरीज ऑफ फेलियर वाज गिवन जस्ट फॉर एनालिसिंग एनालिसिस ऑफ द मशीन कंपोनेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द वेरियस क्रिटिकल और यू कैन से द फेलियर कंडीशन, stress condition, principal stresses, shear condition, shear strain, distortion energy theory, okay, and you can say the principal strain theory. So उन सभी theories को लेके हम हमारा shaft को डिजाइन कर रहे हैं. So the first comes the maximum principal stress theory. So what is this gives? This theory gives the maximum bending stress 32 MB upon pi d cube, okay. The maximum, you can say, the shear stress 16 MT upon pi d cube. Already हमने formula derive कर रखा है. So on the basis of that, what you will be getting, this principal stress is given by 16 upon pi d को हमने सिर्फ वैल्यू पुट अप कर दी है, जो हमारा फॉर्मूला था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। यहाँ पे हमने सिग्मा एक जो सिग्मा बेंडिंग है एंड टाउ इज योर शेयर स्ट्रेस, उसकी वैल्यू हमने पुट अप कर दी है। सो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम बी, you can say the bending moment plus root over bending moment square plus torque square or कैसे turning moment square, okay. So this gives sigma 1 is equals to syt upon fs. Why this is syt upon ss? तो ये आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का जो थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ठीक है, वहां पे होता है तब वो हमारी थ्योरी ये बोलती है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू syt, that is the strength at the yield point, okay, say, or the yield stress you can say, divided by the fs, factor of safety, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोगों का syt upon fs, ये जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। the maximum the maximum principal stress theory gives the principal stress should not vary the value of the yield stress, ठीक है, और yield stress criteria। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट अप करते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं फॉर डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ये स्पेशली मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो हमने स्टार्ट किया टॉपिक, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ये बहुत की पॉइंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ मटेरियल, सो इट इज सुटेबल फॉर योर brittle material, okay, not for your ductile material, ठीक है। why? Because ductile material that fails in shear, but brittle material fails in your you can say the normal stress condition. So this is design sigma 1 is given by syt upon fs. This value you have to use for calculation for your design criteria of the shaft on the brittle material on for your maximum principal stress theory, okay. Now next comes the maximum shear stress theory. What is this maximum shear stress theory? This theory tau max already we have seen. This is sigma b ठीक है, sigma b square plus mt square divided by 2. So on dividing this equation you are getting 16 mb upon pi d cube square plus 16 mt upon pi d cube whole square. So tau max is given by 16 upon pi d cube
mb² प्लस mt स्क्वायर। ओके, नाउ कम्स ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, ऑलरेडी वैसे भी मैंने आप लोग को टॉर्शन केस में और इससे पहले जो हमने डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ा था बेरिंग्स के भी केस में, उसमें भी हमने देखा था दिस एस एस वाई, दिस इज द स्ट्रेंथ इन shear. ओके, this strength in shear for any ductile material is equals to SYT divided by 2. This is the statement for your maximum shear stress theory. ठीक है, the shear stress or the strength of the material in case of shearing is equals to 0.5 times the strength in the strength according to the principal stress theory or 0.5 times the yield stress. ठीक है, यही आप लोगों का स्टेटमेंट था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी का। सो दिस एस एस फाई इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ एस फाई टी। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर दें, सो दिस टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू 0.5 एस वाई टी अपॉन एफ एस। ठीक है, ये कहाँ से आया फॉर्मूला? जैसे हमने सिग्मा वन जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी था वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था? तो यील्ड स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेंथ की बात आती है तो स्ट्रेंथ per unit, or you can say the factor of safety or your FOS, ठीक है, this is given by SYT upon FS. ओके, तो यही अगर आप लोग शेयर स्ट्रेस में देखें तो दिस इज SSY upon FS, ये हो गया आप लोगों का। तो दिस गिव्स योर 0.5 टाइम्स ऑफ SYT डिवाइडेड बाय FS। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस shear stress theory is applicable for your ductile material। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर डक्टाइल मटेरियल। ओके, नाउ कम्स द इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट। ओके, what is this equivalent torsional moment? This is applied in the case of your maximum shear stress theory। ठीक है, अब हम देखते थे कि हमने क्या किया, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को दो चीजें आती हैं। ठीक है, what are the two things? First, the combined and bending and torsion due to their maximum shear stress theory. Second, the equivalent bending moment, you can say this is the case for your maximum principal stress theory। ठीक है, so what is this equivalent torsion? तो वो हम देख लेते हैं। the expression mb square plus mt square is called the equivalent torsional moment। ठीक है, what is this equivalent torsional moment? It is defined as the torsional moment which when acting alone will produce the same torsional shear stress in shaft as under the combination of bending moment and torsional moment। ठीक है, so what is this equivalent torsional moment? Equivalent word से क्या होता है? With meaning equivalent or you can say equal to the same value। तो किससे same value? When the shaft is being loaded on the effect of bending and torsion। ठीक है, तो जब बेंडिंग और टॉर्शन दोनों का इफेक्ट अगर शाफ्ट पे लग रहा है, उस केस में जो वैल्यू हमको मिलेगी दैट विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू दिस अंडर रूट mb स्क्वायर प्लस mt स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? इक्विवेलेंट टॉर्शनल मूवमेंट। दिस इज फॉर योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट? अगर आप लोग देख सकते हैं तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अभी। दिस इज सिग्मा वन इज इक्वल्स टू SYT अपॉन FS। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। सो दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाय mb प्लस रूट ओवर mb स्क्वायर प्लस mt स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ओके, definition, by definition we can see the bending moment which when acting alone will produce the same bending stress। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था? which when acting will produce the same torsional shear stress, that means shear stress की बात हो रही है, यहाँ पे bending stress की बात हो रही है। ठीक है, that may be tensile, that may be compressive। okay, in the shaft as under action of combined bending and torsion moment। ठीक है, तो it will produce the same shear stress। जो shear stress है वो equivalent होगा किस कंडीशन में? जब आपका बेंडिंग और टॉर्शन दोनों एक साथ अप्लाई हो रहा है किसी भी शाफ्ट में। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला, ओके, दिस फॉर्मूला एंड दिस सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी टेक्निकल एग्जाम डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट फॉर एनी शाफ्ट। तो आपको ये फॉर्मूला सीधे ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट क्या है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या है और किस थ्योरी पे वर्क कर रहा है। टॉर्शन मोमेंट इज योर shear स्ट्रेस थ्योरी एंड बेंडिंग मोमेंट इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओके,
अभी हमने देख फ्रेंड, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेके, कि हमने पहले स्टडी किया एलिमेंट्स के बारे में, हमने फिर क्या एनालिसिस ऑफ द शाफ्ट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर यू कैन से द क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फॉर योर इंडिविजुअल लोडिंग, प्योर टॉर्शन, प्योर बेंडिंग, प्योर टेंसाइल फोर्सेस। उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट, दैट इज बेंडिंग एंड टॉर्शन। बेंडिंग एंड टॉर्शन में फिर हमने क्या देखा, तो हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर भी स्टडी कर ली, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, उस पे हमने फिर क्या स्टडी की कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट, ठीक है। व्हाई वी आर रीडिंग, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाई वी हैव रेड अबाउट ऑल दिस, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था कि व्हाई वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडिविजुअल टेंसाइल के बारे में, हमने इंडिविजुअल क्यों स्टडी किया, प्योर बेंडिंग क्यों स्टडी किया, प्योर टॉर्शन क्यों स्टडी किया था, फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो सेम क्राइटेरिया कि अगर हमारे पास कोई एक सेफेस्ट वैल्यू रहे, या यू कैन से एक क्राइटेरिया हमारे पास मिल जाए, या एक सेफ फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाए, जिससे आपका जो भी शाफ्ट है, ठीक है, that will bear the load for your all criteria or loading condition, ठीक है, जितने भी तरीके की लोडिंग होती है, अगर उसके लिए एक सेफ हमको कंडीशंस मिल जाए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डिजाइन के लिए मेन पैरामीटर हो जाएगा। सो फॉर एनी शाफ्ट डिजाइन, ठीक है, why we have read about this combined bending and torsion for any you can say the shaft designing, these are the two main criteria जो हमने अभी स्टडी की है, इक्विवेलेंट टॉर्शनल मूवमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द डिजाइन ऑफ द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड टॉर्शन, ठीक है। So why we have studied so because we have got one important parameter for the design of the shaft, ठीक है। Now comes ASME code for your shaft design, ठीक है। What is this ASME, ये वर्ड शायद आप लोगों के लिए नया होगा, आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा। What is ASME? This is American Society of Mechanical Engineer, ठीक है। तो they have given certain standard criteria, और you can say they have their own codes, like इंडिया में BIS होते हैं आपका, ठीक है, ISM-IS का कुछ स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। तो BIS जैसा होता है, दैट इज ऑल्सो ASME जो है, दैट इज अ सोसाइटी, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। सो दे हैव गिवन द कोड फॉर योर शाफ्ट डिजाइन। व्हाट इज दिस कोड? सो द टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ SYT, ठीक है, और टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 0.18 ऑफ SUT, विच एवर इज मिनिमम, ठीक है। अब बात आती है कि हमने तो स्टडी किया था कि सर वहां पे 0.5 SYT आ रहा था टाउ, और अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 0.3 SYT आ रहेगा। सो दे हैव गिवन अ कोड, ठीक है। if our design criteria is following the ASME code, then we have to use these value for calculation of your tau max, okay। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये दोनों सेम नहीं लगने चाहिए। दिस इज SYT, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। सो टाउ मैक्स 0.3 SYT और टाउ मैक्स 0.18 SUT, विच एवर इज मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम की बात आ रही है, तो दोनों में से जो भी आप लोगों की वैल्यू स्मॉलर होगी, वो आपको डिजाइन में लेके चलना है, ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। Next comes the bending and torsion moments are multiplied by factors KB and KT, ठीक है, combined shock and fatigue factor, ठीक है। What is combined shock and fatigue factor? ये आपके डायनेमिक्स में आता है, जब हमने स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड के बारे में डिजाइन में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में, अगर मैं बताऊं, लास्ट में जो वीडियो था वो स्प्रिंग्स पे था। स्प्रिंग में देखेंगे हमने वहां पे एक वॉल्स करेक्शन फैक्टर ऐड किया था, ठीक है, विथ सम रीजन। So same here is also there are some reasons to apply this KB and KT, that is the combined shock and fatigue factor, ठीक है। Shock and fatigue. Fatigue means whenever a machine is loaded in a dynamic condition or machine is in dynamics, okay, or the component is in a rotating position, okay, not in the statics. In that case, there is, you can say, a word comes called as the fatigue, okay। So that fatigue factor will be multiplied for your turning moment, okay, and the shock factor, ठीक है। शॉक आप लोग बोलते हैं, लोडिंग कंडीशन में हमने देखा था, एक होता है आप लोगों का ग्रेजुअल लोडिंग, एक होता है आप लोगों का सडनली लोडिंग, ठीक है। तो शॉक बेसिकली कम्स अंडर योर सडन लोडिंग, okay। So this shock factor will be multiplied in case of your bending condition, your bending moment, okay। तो आप लोगों का जो टाउ मैक्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सो दिस टाउ मैक्स फॉर डिजाइन ऑफ द शाफ्ट विल बी गिवन बाय 16 अपॉन पाई डी क्यूब। केबी फैक्टर आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
KT फैक्टर आप लोगों का टर्निंग मोमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर टाउ मैक्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर योर बेंडिंग और यू कैन से द प्रिंसिपल स्ट्रेस 16/πd³ kbmb, सेम आप लोगों का वही फैक्टर इस फॉर्मूले में जैसे आप लोगों ने टाउ मैक्स में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वो आप लोगों का एक तरह का क्या होगा, रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। कि फैटिक या कॉम्बिनेशन कंबाइंड शॉक एंड फैटिक फैक्टर अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो पहला कंडीशन ये है कि इफ फॉर द डिजाइनिंग इफ it is asked to do or it is asked to apply the shock and fatigue factor, only then we have to put up the value of kb and kt, otherwise kb and kt will be equal to unity, ठीक है। उसके बेसिस पे आप लोगों को टाउ मैक्स कैलकुलेट कर देना है, ओके। सो हेंस this kbmb plus kt is called the equivalent torsion moment when shaft is subject to fluctuating loading, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग मैंने अंडरलाइन किया है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग लेट मी क्लियर यू। डायनेमिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमेशा जो भी आप लोगों के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वहां पे कोई आप लोगों का जो लोडिंग कंडीशन होती है या जो टोटल लोड अप्लाइड होता है, ठीक है, दैट वैल्यू और दैट लोड इज नॉट फिक्स, ठीक है, दैट में इंक्रीज, दैट में डिक्रीज, दैट में लीड टू जीरो, ओके, एंड देन इंक्रीज एंड देन कम्स टू जीरो, ठीक है। वो आप लोगों का कहलाता है फ्रेंड्स रिवर्स लोडिंग का कंडीशन, ठीक है। तो रिवर्स लोडिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग लोड हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम जो फ्लक्चुएटिंग लोड के कॉन्सेप्ट में रिवर्स लोडिंग बोल रहे हैं, दैट मींस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू सम जीरो लोडिंग देन कम टू पीक एंड देन कम्स टू जीरो, ठीक है। ऐसा आप लोगों को जो साइनोसॉइडल वेव आप लोगों को जो मिलेगा वो आप लोगों को डायनामिक लोडिंग के कंडीशन में मिलता है, ठीक है। सो दिस kbmb plus ktmt is called equivalent torsion moment when shaft is subjected to fluctuating load, ठीक है, जब टर्निंग मोमेंट की बात आ रही है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड। kbmb plus kbmt is called equivalent bending moment when shaft is subjected to your fluctuating load, ठीक है। तो आप लोगों को क्या हो गया, जो इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमने पहले कैलकुलेट किया था, वहां पे कोई भी शॉक फैक्टर या फटीग फैक्टर हमने वहां पे कोई रेटिंग अप्लाई नहीं की थी, बट एज नाउ वी हैव गॉट द kb and kf, so if in the condition or if in the design criteria it is mentioned to use the shock factor and the fatigue factor, okay, then you have to use both these formulas for the design of the shaft, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है if kb that is the fatigue factor and sorry the shock factor and kt the fatigue factor is mentioned in the problem or mentioned for your design criteria, ठीक है। तो आज हमारा फ्रेंड वीडियो यही कंप्लीट हो रहा है। रिवाइज करने के लिए सिर्फ मैं हमने बता दूं, हमने एलिमेंट के बारे में स्टडी किया, हमने उसके वेरियस पैरामीटर स्टडी किया, उसके बाद एनालिसिस हमने देखा, ठीक है, इंडिविजुअल लोडिंग पे देखा है, ठीक है, प्योर टॉर्शन, प्योर स्ट्रेस एंड प्योर बेंडिंग के केस में कंबाइंड बेंडिंग देखा, इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट हमने समझा, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट किया, देन वी हैव अप्लाइड और वी हैव स्टडीड अबाउट द ASME कोड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जब ये आप लोग डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं शाफ्ट के लिए, तो कि विच कोड यू आर फॉलोइंग और विच स्टैंडर्ड यू हैव यूज्ड फॉर द डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है। सो यू कैन से ASME दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। तो उस क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमने कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, हाउ वी हैव गॉट द शॉक फैक्टर, हाउ वी हैव गॉट द फटीग फैक्टर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, after applying the factor, you how you are calculating the value of tau max and your principal stresses sigma 1, okay। so ये हमने पूरा स्टडी किया इस लेक्चर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बोला था कि कंबाइनली एक साथ आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आज जो है हमारा फ्रेंड्स अगर हम देखें तो डिजाइन में सिर्फ आप लोगों का एक या दो टॉपिक और रह गए, फिर आप लोगों का पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे जो प्रिपरेशन थी उसमें हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा फ्रेंड्स, वो आप लोगों को मैं जो है ऑब्जेक्टिव्स का रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक हमारा रह गया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।